हेलो एवरीवन, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पर। आज हम मुझे कदम कदम पर चैप्टर के जो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ओके, आप सभी को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको एकदम बेस्ट नोट प्रोवाइड करूँगी। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देख लेते हो, इन नोट्स को अच्छे से पढ़ते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली कर सकते हो। तो प्लीज़ सभी बच्चे ध्यान से मेरी वीडियोस को देखिए। मुझे कदम कदम पर चैप्टर का ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए। तो इसलिए सभी सारी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं नोट्स में से आने वाले हैं। तो आइए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि साहित्यकारों के सामने कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है जब वह किसी विषय का चयन करते हैं, तो आपको ये आंसर लिखना है। तो आइए अब ये आंसर को हम रीड करते हैं। मुझे कदम कदम पर कविता गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा। कवि के अनुसार साहित्य रचना के लिए किस प्रकार के विषय का चयन किया जाए, यह आज के साहित्यकारों का चयन और रचनाकारों के सामने सबसे बड़ी समस्या है। आज के टाइम के जो साहित्यकार हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वह किस विषय का चयन करें, यानी कि वह किस विषय को चुने जिस पर कि वह लिख सके। किसी भी विषय का चयन करते समय 3 सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कितनी समस्याओं का? 3। आपको अपने आंसर्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको इस तरीके से वेब चार्ट जरूर बनाने चाहिए। अगर आप इस तरीके से वेब चार्ट बनाते हो तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो आपको जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपके पास 4 पॉइंट है या 5 पॉइंट है, तो आपको इस तरीके से वेब चार्ट जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेब चार्ट बनाते हैं तो हमारे आंसर क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो एग्जामिनर उसको अच्छे मार्क्स भी दे देता है। तो किसी भी विषय के चयन करते समय हमारे सामने कितनी समस्या होती है? 3। पहली है विषय का भटकाव, दूसरी समस्या है विषय की पहचान, तीसरी सबसे बड़ी समस्या है विषय का आधिक्य। आधिक्य यानी कि बहुत ज़्यादा विषय। तो आइए अब हम इन तीनों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। किसी भी विषय के चयन करते समय 3 हमें सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पहली है विषय का भटकाव। कवि जब किसी विषय पर लिखना चाहता है तो चौराहे की तरह एक ही विषय पर अन्य उप विषय दिखाई देते हैं जो सभी महत्वपूर्ण नजर आते हैं। कवि क्या कहता है, जब वह किसी विषय पर लिखने के लिए चलता है, लिखना चाहता है, तो उसके सामने उस विषय के बहुत सारे उपविषय आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी अगर विषय होगा उसके उपविषय तो अवश्य ही होते हैं। तो लेखक कवि यही कह रहे हैं कि जब वह किसी विषय पर लिखना चाहते हैं तो उनके सामने एक ही विषय के बहुत सारे उपविषय सामने आ जाते हैं और उनको वो सारे विषय ही, सारे उपविषय ही इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो कवि को यही सब विषय भटकाते हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वह किस विषय पर लिखे। विषय का भटकाव का मतलब यही है कि कवि के सामने इतने सारे उपविषय हैं, वह डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि उन्हें किस विषय पर लिखना चाहिए। कवि को ये सारे विषय भटकाते हैं कि वह आखिर किस विषय पर लिखे और किस विषय पर नहीं। कवि को यह सारी राहें अर्थात सारे विषय अच्छे लगते हैं और वह उन सभी विषयों पर लिखना चाहता है। तो ये कौन सा था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा विषय की पहचान। कवि को प्रत्येक पत्थर में हीरा नजर आता है, अर्थात प्रत्येक समस्या एक उचित विषय नजर आते हैं। सभी व्यक्ति किसी न किसी गुण के कारण हीरे के समान हैं। वह महसूस करता है कि प्रत्येक प्राणी
किसी न किसी समस्या से पीड़ित है। वह उन सभी समस्याओं को सुनना चाहते हैं, उन सभी की समस्याओं को सुनकर उन पर अपनी कविता या कहानी लिखना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि वह जब किसी विषय का चयन करते हैं तो उनके सामने उनको सारे विषय एकदम हीरे की तरह नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि प्रत्येक पत्थर में हीरा है, प्रत्येक विषय में हीरा है। अगर उन्होंने किसी एक विषय को छोड़ दिया तो वह बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। तो वह सोचते हैं कि उनके लिए सारे ही विषय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वह चाहते हैं कि वह सभी लोगों की समस्याओं को सुने। वह चाहते हैं कि वह सभी लोगों की समस्याओं को ध्यान से सुने, ताकि वह उनमें से फिर डिसाइड कर सके कि किसकी समस्या बड़ी है, किस पर उन्हें लिखना चाहिए। तो वह उन सभी समस्याओं को सुनना चाहता है। जब वह उनकी समस्याओं को कहानी में संजोकर आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं कि इन सबको मिलाकर उपन्यास बनाया जा सकता है। विषय की पहचान करना भी सबसे बड़ी समस्या है। जब लेखक पाते हैं कि इतने लोगों की इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अगर वह उन पर लिखने लगे तो वह एक उपन्यास लिख सकते हैं। तो इसलिए किसी विषय की पहचान करना भी सबसे बड़ी समस्या है। थर्ड पॉइंट है हमारा विषय का आधिक्य। ध्यान से देखिए सभी बच्चे, जो मैं आपको ये नोट्स दिखा रही हूँ इनको आप लिख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सब याद हो जाए। थर्ड पॉइंट पे देखेंगे, जब कवि बहुत सारी राहों से गुजरकर विभिन्न विषय इकट्ठा करता है तो उसके पास इतनी सामग्री हो जाती है कि जिस पर वह उपन्यास लिख सकता है। इन विषयों में कहीं दुख की कथाएं हैं, कहीं शिकायतें हैं और कहीं प्यार की बातें। इन सबको एकत्रित करके कवि को लगता है कि उन्हें 100 वर्ष तक जीना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे विषयों पर लिखते लिखते उनका जीवन ही छोटा पड़ जाएगा। अतः किसी भी विषय के चयन में ये सबसे बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती है। लेखक क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि उनके पास बहुत सारे विषय हैं, कहीं तो दुख की कथाएं हैं, कहीं शिकायतें, कहीं प्यार की बातें। तो उनको लगता है कि अगर वह इन सभी विषयों पर लिखने लगे तो उनका जीवन ही छोटा पड़ जाएगा, उन्हें 100 वर्ष से भी अधिक जीना पड़ेगा। तो आज के टाइम पर सभी रचनाकारों, साहित्यकारों के सामने ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि वह किस विषय पर लिखे। तो जब वह किसी विषय का चयन करते हैं तो उन्हें इन 3 सबसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुझे कदम कदम पर चैप्टर की मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, वो लास्ट वीडियो होगी, फिर उसके बाद हमारा ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो को देखना है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाए। ओके, मैं आप सभी को इन सभी नोट्स की PDF फाइल भी प्रोवाइड करूंगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर की है, टेलीग्राम की लिंक शेयर की है। आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप सभी PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ओके, बाय एवरीवन।